हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 19th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने जो है 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जिन्होंने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि जो है आपको कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज मिल सके जो आपको चाहिए और आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो जाए। तो चलिए भाई, इन्हीं सब बातों के साथ में आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 19th का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो 14th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है 13 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दो पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्टों को मिलाकर के आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग 18 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप ऑन एवरेज 25 क्वेश्चन लेके चलिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी तक हम लोग जो है एक अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपको जो तीसरा पार्ट आता है जनरल टेस्ट वाला, ठीक है ना, जो जनरल टेस्ट का पार्ट आता है उसमें जो मैथ क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्ट आपका मैथ है उसका जो डोमेन है उसके तो अलग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो जनरल टेस्ट का पार्ट है जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, उस पार्ट के मैथ के क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर जो है आपके टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर एक पार्ट से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन आपके जो है जनरल नॉलेज से, जिसमें से आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उन टोटल 75 क्वेश्चन में से। क्लियर है? तो उसमें से जो है 25 क्वेश्चन जो है हम हर एक सेट में कोशिश करते हैं जो है मैथ के 25 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करने के। तो इसलिए हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दो पार्टों में डिवाइड मिलता है। फर्स्ट पार्ट में 12 to 13 क्वेश्चन, सेकेंड में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन होते हैं। दोनों पार्ट को मिला के 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अभी तक जिन्होंने वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और प्रैक्टिस टेस्ट 19th का ये 14th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द नंबर ऑफ सीट्स इन प्राइमरी क्लासेस ऑफ ए स्कूल increased by 12% and the admission were reduced by 12%. What is the effect of revenue collection of school? एक स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में सीटों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई और प्रवेश 12% कम हो गए। स्कूल के राजस्व संग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप AB रूल लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप AB रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। जब भी परसेंटेज से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे आप AB रूल का प्रयोग कर सकते हैं। AB रूल क्या होता है? A + B + A × B अपॉन 100, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि जो है जब सीट्स को जो स्कूल की सीट है प्राइमरी स्कूल की, उनको जब 12% बढ़ा दिया गया तो जो एडमिशन है वो 12% क्या हो गए? रिड्यूस्ड हो गए, अर्थात कम हो गए। तो यहाँ पर देखो हमने A बराबर ले लिया आपका प्लस का 12%, ये आपका इंक्रीज हुआ। B बराबर हमने ले लिया माइनस का 12%, ये आपका डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, रिड्यूस हो गया। अब अगर जो आपका आंसर है अगर वो माइनस में आएगा तो डिक्रीज होगा, अगर प्लस में आएगा तो आपका इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में सब में डिक्रीज दे रहा तो डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे जरा देखो कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे AB रूल लगा दो, तो A + B तो ये हो जाएगा प्लस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12 माइनस का 12 इंटू प्लस का 12 अपॉन आपका 100। देखो यहाँ से माइनस का 12 से प्लस का 12 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का
144 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1.44, तो ये हो जाएगा आपका 1.44%, क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, जो रेन्यू है वो आपका 1.44% डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 15th नंबर का क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द सी आई, यहाँ पे ये सी आई है, सी एल नहीं है, ठीक है ना, सी आई, ठीक है, सी आई एंड एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 18 रुपीज, देन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 रुपए है, तो साधारण ब्याज क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो CI और SI के बीच का डिफरेंस अगर 2 वर्ष का दिया तो उसके लिए डायरेक्ट आप एक फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 years का दिया गया है, 2 year के लिए दिया गया है, तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, CI माइनस SI इक्वल्स टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है ना, 100 का स्क्वायर, ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस कितने का दिया गया है 2 year का, अब देखो CI और SI के बीच का डिफरेंस कितना है 18 है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है ना। और P प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, तो 5 × 5 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा आपका 100 × 100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो 5 × 2 = 10, ये 20 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, ये 20 हो जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा आपका जो है P इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7200, कितना आ जाएगा P इक्वल्स टू 7200। भाई 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 18 4 = 72 होता है और 2 जीरो आपके ये बढ़ जाएंगे, तो जो प्रिंसिपल है वो आपका हो जाएगा 7200 रुपीज। अब आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अब देखो आपको प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल कितना निकल के आया 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितना है 5%, समय आपको पता है कितना है 2 year, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल लीजिए कितना आएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है आपका P × R × T अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है आपका 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, कितने समय के लिए निकालना सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए अपॉन में 100, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 2 = 10, यह जाएगा आपका 720 रुपीज। तो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो कितना हो जाएगा आपका 720 रुपीज। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई, ठीक है भाई। 2 वर्ष का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपका डिफरेंस दिया गया है, तो अगर 2 वर्ष का दिया गया तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आप आसानी से यहाँ और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है, तो यहाँ से आपने प्रिंसिपल निकालिया, प्रिंसिपल आपका निकल के आया कितना 7200। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और आपको टाइम पता है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका PRT अपॉन 100, फार्मूला लगा दी, कितना आ जाएगा आपका 720 रुपीज आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 16th नंबर का क्वेश्चन है कि अ स्पोर्ट कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 108 km/h टेक्स 15 मिनट टू कंप्लीट अ लैप ऑन ए रेसिंग ट्रैक। हाउ मच टाइम शुड बी इंक्रीज्ड टू कंप्लीट द लैप इन 9 मिनट्स। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलने वाली एक स्पोर्ट कार रेसिंग ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है। 9 मिनट में चक्कर पूरा करने के लिए कितनी गति बढ़ाई जानी चाहिए। तो अब देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन है और सिंपल सा मेथड है जो इसको सॉल्व करने का। भाई आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि स्पोर्ट्स कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर, ओके, टेक्स 15 मिनट्स टू कंप्लीट अ लैप। अगर इसी उस लैप को उसको 9 मिनट में जो है उसको कवर करना हो तो उसको अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से वह कितने टाइम पर जो है इसको कवर कर लेता है, 15 मिनट में। ठीक है। अब अगर जो है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो जाएगा आपका 108 इंटू 15। अब कह रहे देखो डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है ना, और यहाँ पे 9 मिनट में पूरा करने के लिए उसको स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने कर लिया कि भाई 9 मिनट में पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी, रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी। तो आपने कहा डिस्टेंस है आपकी 108 इंटू 15, और 9 मिनट में पूरा करने के लिए तो अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम। डिस्टेंस आपने ये निकाल ली है, टाइम आपको 9 मिनट में चक्कर पूरा करना है, उस लैप को कवर करना है, तो आपका 9 अपॉन 9 हो जाएगा। 12 9 जा 108 होता है, 12 इंटू 15 180 होता है। तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 180 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो ये तो रिक्वायर्ड स्पीड है, उसकी पहले से स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर बात करें कि स्पीड इंक्रीज्ड, तो आपने कहा कि भाई 180 उसको स्पीड चाहिए, पहले से उसकी 108 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ बचेगा आपका 7, 72 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड उसको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक है भाई, 108 किलोमीटर की स्पीड से जब वो चलता है तो उस चक्कर को जो है पूरा वो 15 मिनट में कवर कर लेता है। लेकिन 9 मिनट में अगर उसको कवर करना है तो उसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 108 पहले से है, और 180 करने के लिए उसको 72 किलोमीटर अपनी स्पीड, 72 किलोमीटर पर घंटे स्पीड उसको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि ABC सब्सक्राइब्स 50,000 रुपीज फॉर ए बिजनेस। A subscribes 4,000 rupees more than B, and B subscribes 5,000 more than C. Out of total profit of 35,000 rupees, find the amount received by A. A, B, C एक व्यवसाय के लिए 50,000 की सदस्यता लेते हैं। A ने B से 4,000 अधिक लिए, B ने C से 5,000 अधिक लिए, तो 35,000 के कुल लाभ में से A को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ पे हमने मान लिया कि C, अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट C सब्सक्राइब्स, लेट C सब्सक्राइब्स, हमने मान लिया A रुपीज। ठीक है ना, C ने जो अमाउंट सब्सक्राइब दिया या अमाउंट उसको दिया वो कितना, आपने A रुपीज मान लिया। अब यहां पर देखो दे रहा है कि A सब्सक्राइब 4,000 मोर देन B एंड B सब्सक्राइब 5,000 मोर देन C। तो अगर मैं बात करूं तो अगर C जो है A रुपए सब्सक्राइब करता है, A रुपए उसमें अपना दान देता है या उससे सदस्यता लेने के लिए देता है, तो B कितना देगा, B कितना देगा। तो आपने कहा B का हो जाएगा आपका A प्लस 4,000। कितना हो जाएगा, A प्लस 4,000, क्योंकि B जो है नहीं A प्लस 5,000, B जो है वह C से 5,000 रुपए ज्यादा देता है, तो A प्लस 5,000। अच्छा, A का कितना हो जाएगा, A का हो जाएगा A प्लस 5,000 प्लस आपका 4,000।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका A प्लस 9000, ठीक है ना, ये हो जाएगा A का, क्योंकि A जो है वह B से भी 4000 ज़्यादा सब्सक्राइब करता है, ठीक है ना, उसकी सदस्यता लेने में वो 4000 उससे ज़्यादा देता है, तो A जो देता है वो A प्लस 9000 हो गया। अच्छा, टोटल जो अमाउंट इनका जो है कलेक्ट हो कितना था 50,000, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो A प्लस B प्लस C, अर्थात A प्लस 9000 प्लस A प्लस 5000 प्लस A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50,000 के, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3A इक्वल्स टू 50,000 माइनस हो जाएगा आपका 9 5 14 14,000, ठीक है ना, 1000, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 3A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 36,000, कितना हो जाएगा 36,000, भाई 50,000 में 14,000 आप माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 36,000 बचेगा। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12,000, A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12,000। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो तीनों के अलग अलग पार्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे A का कितना है, C का कितना है, तो आपने कहा C का हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है ना, और B का हो जाएगा आपका जो है 12 प्लस 5 17,000, ठीक है ना, और A का हो जाएगा आपका 12 प्लस 9 21,000। अब कह रहा है कि इसमें जो टोटल प्रॉफिट है वो है 35,000 रुपीज का, तो उसमें से A का पार्ट कितना है, A का भाग कितना है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट में से A के शेयर की, अगर मैं प्रॉफिट में से A शेयर की बात करूं, A के भाग की बात करूं, तो भाई देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 35,000, टोटल अमाउंट कितना है आपका 50,000, उसमें से A ने कितना इन्वेस्ट किया, तो आपने कहा 21,000, A ने कितना इन्वेस्ट किया 21,000, ठीक है। यहाँ पे इसको और इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है A के शेयर की बात करें तो ये हो जाएगा कितना आपका 35,000, तो टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 50,000 टोटल है, तीनों का मिला के उसमें से A का जो पार्ट है वो 21,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये तीनों जीरो से तीनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35, और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 147,000, 14,700 रुपये जो है ये A को मिलेगा। भाई जितना जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसी रेट में तो पैसा मिलेगा। तो A ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपका 21,000 रुपये, तो A को जो है मिलेगा उस प्रॉफिट में से 14,700 रुपये, ठीक है, क्लियर है। तो A को ही तो पूछा था कि A को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, तो आ जाएगा आंसर 14,700 रुपीज, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 4,624 रुपीज इन 2 years एंड टू 4,913 रुपीज इन 3 years। द सम ऑफ मनी इज, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 साल में 4,624 रुपये और 3 साल में 4,913 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। तो अब यहाँ पर देखो अब आपको ये चीज़ पता है कि भाई पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर अगर दिया है कि 2 वर्ष में 2 ईयर में कोई राशि कितनी हो जाती है, तो आपने कहा 4,624 रुपीज। अच्छा 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 3 ईयर में कितनी हो जाती है, तो आपने कहा कि ये हो जाती है 4,913 रुपीज, क्लियर है। तो यहां पर देखो आपको पता है कि भाई पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आपका समान होता है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,624 रुपीज फॉर 1 ईयर, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है
4913 माइनस 4624 कितना आ जाएगा जरा देखो भाई। 13 में से 4 गया तो 9 और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ बचेगा 8 में से 6 गया तो 289 रुपीज। भाई 2 वर्ष में इतना था आपका 4624 रुपये था, 3 वर्ष में 4913 रुपये, तो 1 वर्ष ही तो बढ़ा, ठीक है ना। और पहले वर्ष का जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका समान होता है, तो इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 1 वर्ष का जो है 4624 रुपये पर, वो हो गया आपका 289 रुपीज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, आपको यहाँ पर आपने जो इसमें प्रिंसिपल माना वो कितना है आपका 4624 रुपीज। तो अब यहाँ से आप क्या निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अर्थात 289 इंटू 100, ठीक है ना, अपॉन प्रिंसिपल है आपका 4624 इंटू 1, क्योंकि ये 1 वर्ष का ही तो सिंपल इंटरेस्ट है इस पर। ये जो आपने निकाला 289 ये 1 वर्ष का है तो टाइम है आपका 1, ठीक है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो P कितना है, प्रिंसिपल कितना है आपका 4624 और इंटू हो जाएगा 1। अब जरा इसको कैंसिल करो, अगर इसको हम 17 से कैंसिल करते हैं तो 17 जा हो जाता है 289, 17 2 जा 34, कितना बचेगा ये 34 तो बचेगा आपका 122, 17 7 जा 119, कितना बचेगा 3, 17 2 जा 34, ठीक है ना। 17 से फिर से जरा इसको कट कर दो, 17 1 जा 17, कितना बचेगा 102, 17 6 जा 102। अब इसके किससे कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो, 4 4 जा 64, 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा आपका 25 अपॉन 4%। कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 अपॉन 4%, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो अगर बात करें तो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू अर्थात 4624 रुपीज इक्वल्स टू आपका P मतलब हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस R कितना है 25 अपॉन 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 के पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। क्योंकि 2 वर्ष में होती है ना तो पावर में हो जाएगा आपका 2। अब देखो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा आपका 4624 और यहाँ पर देखो 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू में P और अंदर हो जाएगा आपका 16 1 जा 16 और 1 हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा आपका जो है 17 अपॉन 16 का होल ऑफ स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17 अपॉन 16 हो जाएगा। अब देखो तो P बराबर कितना हो जाएगा 4624 इंटू आपका 16 इंटू 16 अपॉन में हो जाएगा आपका 17 इंटू 17, ठीक है ना। अब देखो 17 से पहले आप इसको कैंसिल कर चुके हैं और जब आप कैंसिल करेंगे तो 17 से इसको तो ये कितनी बार हो जाएगा आपका 272 टाइम्स, फिर 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। अब 16 का क्यूब कितना होता है, तो 16 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, एक बार मल्टीप्लाई और कर दो 16 का तो कितना आएगा, जरा मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 256 इंटू 16 कितना हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2560, फिर 6 का कर दो तो 6 6 जा 36, 3 आपका होल्ड हुआ, 6 5 जा 50, 6 5 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना। 3 आपका होल्ड हुआ, 6 2 जा 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है आपका 6, कितना हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 9 0, यहाँ हो जाएगा 4 4094, कितना हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 4096 आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है।
तो प्रिंसिपल जो आपका निकल के आएगा कितना निकल के आएगा आपका 4096 रुपीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन है जो है आपका 19th नंबर का क्वेश्चन है कि अ बोट गोज 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स along the stream and return back the same distance in 10 hours. Then the speed of boat in still water and that of the stream is. एक नावधारा के साथ 8 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है और 10 घंटे में समान दूरी वापस आती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति है। तो अब देखो स्ट्रीम में ये धारा है और स्ट्रीम में जो है नाव कुछ इस प्रकार से चल रही है। ये आपकी नाव हो गई, बोट हो गई, ठीक है। बोट की स्पीड मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड हमने मान लिया u किलोमीटर पर आवर। देखो जब यह जो है धारा के साथ बोट जाएगी तो उस कंडीशन में जो है धारा की चाल और बोट की चाल दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, और जब यह धारा के विरुद्ध आएगी, ठीक है ना, अर्थात अप स्ट्रीम में आएगी, ठीक है ना, बैक आएगी, तो यहां पर क्या होगा, जो बोट की स्पीड है वो धारा की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। अगर कम होगी तो स्ट्रीम तो उसको बहा के ले जाएगी भाई। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा b प्लस यू हो जाएगी, ठीक है ना। और b प्लस यू की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे कितना दिया गया है, वह जब धारा के साथ जाती है तो 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो है 8 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। तो फिर बात वही आती है कि आपका जो है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लगा दीजिए यहां पर, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए अप स्ट्रीम में जो है स्पीड क्या हो जाएगी, तो ये जाएगा b माइनस यू। तो यहां पर देखो 80 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है अब उसको समय लग रहा है 10 घंटे। अब जो है अप स्ट्रीम में उसको जो समय लगता है उस दूरी को तय करने में वो लगता है आपका 10 घंटे। तो उसकी अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप मान लो a बराबर मान लो आप b प्लस यू और b बराबर मान लो आप b माइनस यू। तो देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये होता है आपका a प्लस बी अपॉन 2। ये होता है आपका a प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो यहां पर देखो a कितना है, a बराबर आपने b प्लस यू माना है, b प्लस यू की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 और प्लस आपका 8 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लीजिए। तो अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, तो ये हो जाएगा आपका जो है a माइनस बी अपॉन 2। क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा जो है 10 माइनस 8 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड है आपकी 9 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है आपकी 1 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहले नाव की गति और फिर धारा की गति। तो नाव की गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी यही दिया, लेकिन ऑप्शन बी में जो आपका जो है उल्टा दिया गया है। पहले जो है
यहाँ पर नाव की स्पीड बाद में धारा की स्पीड आनी चाहिए। क्लियर? तो आंसर ही बहुत ध्यान से देना है, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन अक्सर आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, और आप जल्दबाजी में यार चलो ठीक है बी में तो दिया दोनों, और आपने बी को टिक कर दिया, सी को आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऑप्शन को भी टिक करिए तो बहुत ध्यान से करिए, ऐसा ना हो कि आंसर तो निकाल लिया, सही निकाला, फिर ऑप्शन गलत टिक कर दिया। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/a माइनस b देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज 0 होगी, -1 होगी, 1 होगी कि 2 होगी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/a माइनस b। अगर यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम लेते तो कितना हो जाएगा आपका, ये b माइनस a हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ab इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/a माइनस b। ठीक है, यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दो आप b माइनस a में, और इक्वल्स टू कर दो आप ab का मल्टीप्लाई कर दो 1 में। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका ab हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, फिर करोगे तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस का ab हो जाएगा, इक्वल्स टू ab है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस का ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका ab, तो हो जाएगा 2ab, कितना हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2ab, क्या हो जाएगा प्लस का 2ab इक्वल्स टू ab, इक्वल्स टू ab। अब इस वैल्यू को अगर हम इधर लेके जाते हैं, इस पूरी वैल्यू को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके चले गए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ये प्लस में, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। अब देखो एक एंटिटी आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब की एक एंटिटी होती है, एक आपका ये फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक फार्मूला होता है क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यहाँ पर देखो आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 0, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखने में कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा था, है कितना आसान, समझ में आ गया? तो भाई यहाँ पर देखो भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब की एंटिटी होती है ना, एक फार्मूला होता है डायरेक्ट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसकी वैल्यू आपको पता कितनी है 0, आपने पहले निकाल ली है। जब आपने 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? ठीक है, यहाँ पे पहले ये आपको पहले दिया गया था, यहाँ पे हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ए बी हो गया, तो ये b माइनस ए हो जाएगा, फिर b माइनस ए और a माइनस बी का हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से ये वैल्यू है, इसको हम इधर ले गए, तो यहाँ से हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 2:3। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अनुपात 2:3 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, एक तो डायरेक्ट तरीका जो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, और एक पूरा जो है पूरा का पूरा विस्तृत तरीका किस प्रकार से आप x और y मान के कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपको टोटल मिक्सचर जो दिया गया है, जो टोटल मिक्सचर दिया गया है, टोटल मिक्सचर है कितना आपका, तो आपने कहा टोटल मिक्सचर है 35 लीटर का।
ठीक है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो आपने कहा ये है 4:1, 4:1, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो देखो रेशियो का टोटल कितना है 5, रेशियो का टोटल कितना है 5, टोटल मिक्सचर है आपका 35, तो 1 हो जाएगा आपका 7, 1 कितने का हो जाएगा आपका 7 का, 7 का मल्टीप्लाई कर दो यहां पर भी और 7 का मल्टीप्लाई यहां पर भी कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा आपका 7। अब देखो जो आपको जो है यहां पर मिलाना क्या है, यहां पे जो आपको मिलाना है वो पानी मिलाना है, ठीक है ना, वाटर मिक्स करना है। मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है वाटर, पानी मिलाना है। दूध तो आपका अगर 28 लीटर तो 28 लीटर ही रहेगा। अब देखो जो रेशियो है, जो रेशियो कितना हो जाना चाहिए आपका 2:3 हो जाना चाहिए। तो अब अगर डायरेक्ट यहां पर आप जो है ऑप्शन को लेके करते हैं तो ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, तो 2:3 बनाने के लिए हमको यहां पर भाई ये तो 28 का 28 ही रहेगा, देखो ये 28 का 28 रहेगा, इसमें हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना, इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, इसमें हमें ऐड 0, तो यहाँ पे 28 कुछ भी ऐड नहीं करना, यहाँ पे हमें ऐड करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो भाई देखो 14 के टेबल में 28 आता है, 14 2 जा 28 और 14, अब यहाँ पे 2 क्या है 3, तो यहाँ पे 42 होना चाहिए, यहाँ पे अगर 42 होगा तो 14 2 जा 28, 14 3 जा आपका हो जाएगा 42, तो कितना लीटर पानी मिलाना जाना चाहिए 35 लीटर, क्योंकि 7 में अगर 35 ऐड कर देंगे तो आपका 42 आपका आ जाएगा। अब 14 से जब आप इसको कट करेंगे तो 14 2 जा आपका 28, 14 3 जा 42, तो देखो 2:3 आ जाएगा, 2 देखो 3 दिया गया है। तो एक तो डायरेक्ट तरीका है कि आप इस प्रकार से जो है ऑप्शन को लेकर के और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर x y मानते हैं, यहां पे अगर दूसरा तरीका जरा समझ लो, यहीं पर उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जो आपका जो है 80 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क और वाटर कितना है, तो आपने निकाला है कि मिल्क है उसमें 28 लीटर और वाटर है 7 लीटर, ये तो 28 का 28 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो आपको प्लस करना है उसमें करना, हमने मान लिया कि A लीटर हमने इसमें जो है पानी मिला दिया, तो कितना हो जाएगा आपका 7 + A हो जाएगा। अब जो रेशियो कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है, तो ये जाएगा 28/7 + A = हो जाएगा 2/3 के। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 28 में कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 7 + A में कर दो, तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 = कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये 14 प्लस आपका हो जाएगा 2A, ठीक है। इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब करेंगे कितना आ जाएगा आपका 14, तो 2A = हो जाएगा 84 - 14, तो ये हो जाएगा आपका 2A = आपका 70, तो A = आ जाएगा आपका 35, तो 35 लीटर आपको इसमें वाटर मिक्स करना पड़ेगा, वाटर मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप A मान के भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे आप डायरेक्ट ऑप्शन को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं तो आप A इस प्रकार से मान के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इन द रेशियो 4:7। इफ पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:7 है। यदि परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपको जो है लेंथ और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ का जो है रेशियो दिया गया है, कितना रेशियो दिया गया है, तो आपने कहा यहाँ पे जो है लेंथ
लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो है, ब्रीथ का जो रेशियो कितना है आपका, वो है 4:7। कितना है, 4:7 है, ठीक है। और पेरीमीटर कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो आपने कहा ये होता है आपका 2 × a + b। क्या होता है आपका, 2 × a + b होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर आप मान लो कि लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4 + 7 = हो जाएगा जो है आपका 88 के, ठीक है, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रीथ, यहाँ पे L + b करो, यहाँ पे L + b कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर दो L + b, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 88, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना 4 + 7 11, 11 2 = 22, तो 1 = हो जाएगा आपका 88/22। तो 22 4 = 88, तो 1 = हो जाएगा आपका 4 के। 1 = कितने के हो जाएगा, 4 के। अब देखो यहाँ से अगर मैं लेंथ और ब्रीथ को निकालता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा × 4, यहाँ पे आप × 4 कर दो इसमें, और इसमें × 4 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ब्रीथ हो जाएगी आपकी जो है 28, ठीक है ना। लेंथ कितनी निकल के आएगी आपकी 16 और ब्रीथ कितनी निकल के आएगी आपकी 28, क्लियर है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। तो अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आपने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ × ब्रीथ। क्या होता है, लेंथ × ब्रीथ होता है। लेंथ कितनी आपने निकाल ली है 16, तो 16 × 28 हो जाएगा, 16 × 28, तो 16 का 28 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 8 = 128 होता है, 16 8 = 128, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 12 आपका क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। 16 2 जा होता है आपका, 16 2 = 32, 32 में आप 12 और ऐड कर दो, तो ये जाएगा 44, ये हो जाएगा आपका 44, तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका एरिया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अब जो ये क्वेश्चन है ये आपका जो है बेस्ड है इस पाई चार्ट पर, ठीक है। डायरेक्शन जो है आपका 23 से 25 तक जो है इसी पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ बीट इन डिफरेंट ईयर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। ग्राफ एक विशेष राज्य के विभिन्न वर्षों में गेहूं के उत्पादन को दर्शाता है। अब देखो यहाँ पे ये आपका ईयर दिया गया है 1995, और ये आपका प्रोडक्शन ऑफ बीट इन कुंटल्स दिया गया है, ठीक है ना। तो 1995 में 1200 कुंटल, 1996 में आपका 600, 1997 में देखो यहाँ पे बीच में आएगा, तो बीच में अगर आएगा तो आपका 500 लेंगे, ठीक है ना। 1998 में आपका 1000, 1999 में आपका कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1500, और 2000 में आपका हो जाएगा जो है 1300, और 2001 में है आपका 600। कितना है, 600। क्लियर है। तब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोडक्शन इन 2002 इफ द गेन और ड्रॉप % इन प्रोडक्शन इज सेम एज इन 1995 to 1996। अच्छा 2002 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 2001 है, तो यहाँ पे आप 2001 कर लो, यहाँ पे आप 2001 कर लो, ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना है 2001, यहाँ पे आप 2001 कर दो, क्योंकि 2002 तो आपके ग्राफ में ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा 2001 हो जाएगा। 2001 में उत्पादन क्या है, उत्पादन में लाभ या गिरावट प्रतिशत 1995 और 1996 के समान है। तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो 1995 में जो है कितना है आपका उत्पादन,
1995 में उत्पादन है, प्रोडक्शन है आपका 1200। 1996 में कितना है? 1996 में है आपका 1200। तो ये तो ड्रॉप हो गया ना, ये गेन नहीं हुआ, क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि ड्रॉप परसेंटेज, अगर मैं बात करूं कि ड्रॉप परसेंटेज इन 1995 टू 1996 कितना आ जाएगा? तो आपने कहा कि भाई 1995 में 1200 था और 1996 में ये 600 रह गया, तो कितना? 600 कम हो गया। तो यहां पर हो जाएगा आपका जो है, यहां पर हो जाएगा आपका 1200 माइनस 600 अपॉन 1200, ये तो होगा। क्योंकि भाई 1200 से 600 ना हुआ है, पहले 1200 था, अब 600 हो गया, तो 1200 माइनस 600 अपॉन 1200, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है इंटू 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन 1200 इंटू 100, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 जा आपका 12 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50%। कितना आ जाएगा आपका? 50%, ठीक है ना। तो ड्रॉप परसेंटेज कितना हुआ है? कितना आया आपका 1995 से 1996 में? आपका 50%। और ये जो ड्रॉप परसेंटेज है ये आपका 2001 में, ठीक है ना, जो आपका उत्पादन है, ठीक है ना, उसके समान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2001 में जो है आपका कितना है? 2001 में कितना है? तो आपने कहा 2001 में आपका यहीं पर तो है, देखो इसके बराबर में आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो 2001 में आपका 600 प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2001 में कितना प्रोडक्शन है, तो 600 इंटू आपका हो जाएगा, क्योंकि इसके ड्रॉप 50% के बराबर है ना, तो 600 का 50% निकाल दो, वही उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 600 का 50% कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 300। तो 300 यूनिट जो है उसमें प्रोडक्शन हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 2001 में जो उत्पादन हुआ है वो जो है 1995 से 1996 के जो ड्रॉप या गेन है उसके परसेंटेज के बराबर है, के समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ कितना? 50%। तो यहाँ पे 600 का 50% कितना हो गया आपका? 300। तो 2001 में जो प्रोडक्शन था वो आपका 300 यूनिट था, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि द ईयर इन विच द प्रोडक्शन रीच्ड मैक्सिमम एज, ठीक है, 1995, 1996, 1999 के 2000। तो सबसे अधिकतम जो है किस वर्ष में आपका प्रोडक्शन पहुंचा है? तो यहाँ पे ग्राफ में देख लो, जो सबसे ज़्यादा हो उसी में आपका हुआ है। तो आपने कहा सबसे, देखो 1999 का सबसे ऊंचा है, देखो यहाँ पहुंचा, यहाँ देखो ये, तो ये 1500 के करीब है लगभग, तो 1999 है, 1999, 1999, ठीक है ना। 1999 में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट ग्राफ देख के आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट या मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन कब हुआ है आपका? 1999 में, 1999 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बीट फ्रॉम 1997 टू 1998 इज। अब देखो 1997 से 1998 में आपका जो है प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है? तो आपने कहा अगर हम बात करें तो 1997 में कितना है प्रोडक्शन? 1997 में कितना है प्रोडक्शन? तो आपने कहा 1997 में है प्रोडक्शन आपका 1000। 1998 में है, 1997 में है आपका जो है कितना है? 1997 में है आपका जो है कितना? आपका 500। तो जो 400 600 के बीच में है ना, कितना आ जाएगा आपका? 500। और 1998 में प्रोडक्शन कितना है आपका? 1998 की अगर हम बात करें तो 1998 में प्रोडक्शन कितना है? देखो जरा, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे कितना जाएगा आपका? यहाँ बीच में आएगा। एक मिनट, इसको जरा और नीचे कर लेते हैं भाई,
ये यहाँ पर आएगा लगभग, ऐसे करेंगे, देखो यहाँ बीच में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका 1100 के लगभग है। कितना आपका 1100 के लगभग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1997 में कितना है आपका, तो आपने कहा 500। 1998 में कितना है, तो आपने कहा 1100। कितना है आपका 1100, क्लियर है। 1998 में कितना आपका 1100। तो यहाँ पे जो है कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कि पहले आपका 500 था, अब आपका 1100 हो गया, अपॉन -500 अपॉन हो जाएगा 500। भाई अब 1100 हो गया, पहले 500 था, ठीक है ना। और ये जो बढ़ा है आपका 1100, जो भी उसमें इंक्रीज हुआ किसके रिकॉर्डिंग में हुआ, 500 के रिकॉर्डिंग में। तो ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन 500 इंटू आपका हो जाएगा 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 26 जा आपका 120 हो जाएगा। तो 120% आपका सही आंसर हो जाएगा, 120% आपका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ गया, 120% बढ़ गया। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।